प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत सामाजिक प्रतिमान टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक प्रतिमानों के प्रकार। अनेक समाज शास्त्रियों ने सामाजिक प्रतिमानों की चर्चा की है। नंबर 1, जन रीतियां या लोक रीतियां, फोक वेज। सर्वप्रथम समनर ने अपनी पुस्तक फोक वेज 1904 में इस शब्द का प्रयोग किया था। जनरीतियां दो शब्दों फोक एंड वेज के योग से बना है, जिसका अर्थ है जन तथा रीतियां। समनर जन रीतियों को सामाजिक संबंधों का आधार मानते हैं। वीर स्ट्रीट के अनुसार कोई भी समाज इनके बिना नहीं रह सकता। ये सामाजिक ढांचे के अंग हैं और सामाजिक संबंधों तथा व्यवस्थाओं को स्थिरता प्रदान करते हैं। जब समूह की आदत सारे समुदाय की आदत बन जाती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, तो वह जनरीति बन जाती है। जनरीतियों की परिभाषा। मैकाइवर और पेज के अनुसार जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत व्यवहार करने की पद्धतियां हैं। ओडम के अनुसार जनरीतियां साधारणतया व्यक्ति की आदतें और रीति रिवाज हैं जो स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न होती हैं और जीवन के विभिन्न परिवर्तनों के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं। जनरीतियों की विशेषताएं। जनरीतियों की निम्न विशेषताएं हैं। जनरीतियां मानव की आवश्यकताओं, उद्देश्यों आदि की पूर्ति के साधन हैं। जनरीतियां सामाजिक व्यवहार करने की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त स्वीकृत कार्य प्रणालियां हैं। व्यक्ति इनका पालन सामान्यतः अचेतन अवस्था में करता है। ये मुश्किल से ही चेतन मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। जनरीतियां मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के अनौपचारिक, अलिखित, असंगठित, अप्रत्यक्ष और अचेतन साधन हैं। जनरीतियों का महत्व। जनरीतियों का सामाजिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जनरीतियां समाज की सही जानकारी प्रदान करती हैं। समाज बिना जनरीतियों के व्यवस्थित और संगठित नहीं रह सकता। जनरीतियां सामाजिक प्रतिमान के आधार हैं। ये सामाजिक संरचना को संतुलन, गतिशीलता तथा एकता प्रदान करती हैं। नंबर 2 है प्रथा, कस्टम। प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक अनौपचारिक प्रकार है। ये सभी समाजों में तथा सभी कालों में समूह कल्याण का कार्य करती हैं। प्रथाएं एक प्रकार का व्यवहार है। इनकी स्थिति सामाजिक प्रतिमानों के विभिन्न प्रकारों के विकास में जनरीति और रूढ़ियों के बीच में है। जब जनरीतियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, तब ये समाज द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तथा समाज इन्हें मान्यता प्रदान कर देता है। समाज के सदस्य यह मानने लगते हैं कि इनका पालन उनके पूर्वज करते आए हैं। इनका पालन नहीं करना पूर्वजों के तरीकों की अवहेलना करना है। तब जनरीति ही प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है। जनरीति का विकसित रूप ही प्रथा है। ये सामूहिक व्यवहार का प्रथम चरण है। प्रथाओं की परिभाषा। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं। लुंडबर्ग के अनुसार प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो एक पीढ़ी तक लगातार प्रचलन में रहते हुए औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। प्रथाओं की विशेषताएं। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 है व्यवहार के तरीके। डेविस, मैकाइवर, पेज आदि ने बताया है कि प्रथाएं समाज में व्यवहार करने के तरीके हैं। नंबर 2, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। प्रथाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत व्यवहार करने की पद्धतियां हैं। नंबर 3, हस्तांतरण। प्रथाएं जनरीतियों का ही विकसित रूप इस अर्थ में है कि वे प्रथाएं जनरीतियों की तुलना में पूर्वजों द्वारा प्राप्त व्यवहार के तरीके हैं जो कई पीढ़ियों से हस्तांतरित होते चले आ रहे होते हैं। नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक लक्षण। प्रथाओं के संबंध में समाज के सदस्यों की मनोवैज्ञानिक धारणा होती है कि ये व्यवहार करने की वे विधियां हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाई हैं तथा इनका पालन नहीं करने पर पूर्वजों की आत्माओं को कष्ट होता है। नंबर 5, स्वतः विकास। प्रथाएं जनरीतियों से ही धीरे धीरे स्वतः विकसित होती हैं। कुछ पीढ़ियों में हस्तांतरित होकर जनरीतियां प्रथाएं बन जाती हैं। आगे चलकर प्रथाएं रूढ़ियों में विकसित हो जाती हैं। नंबर 6, अनौपचारिकता। सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिकता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रथाएं सामाजिक प्रतिमानों के अनौपचारिक प्रकार हैं। कोई भी संगठन इन्हें समाज में लागू नहीं करता। समाज के सदस्य ही ध्यान रखते हैं कोई भी व्यक्ति प्रथाओं का उल्लंघन नहीं करे। नंबर 7, सामाजिक नियंत्रण के साधन।
प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक, अलिखित, असंगठित और अप्रत्यक्ष साधन हैं। यह सकारात्मक साधन है। प्रथाएं सामान्यतः उन व्यवहारों पर विशेष आग्रह करती है जो व्यक्ति को करने चाहिए, इसलिए ये केवल सामाजिक नियंत्रण के सकारात्मक साधन है। जब प्रथाओं के साथ नकारात्मकता भी सम्मिलित हो जाती है, तब ये रूढ़ि के रूप में विकसित हो जाती है। प्रथाओं का महत्व। प्रथाओं का मानव समाज में अनेक प्रकार से विशेष महत्व रहा है। सामाजिक नियंत्रण, स्थायित्व, उपयोगिता आदि के कारण सदियों में सभी समाजों में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण रही है, इसलिए इनका अस्तित्व बना हुआ है। नंबर 3 है लोकाचार या रूढ़ियां, मोर्स। समाज शास्त्र में मोर्स, लोकाचार शब्द का प्रयोग समनर ने किया है। हिंदी भाषा में लोकाचार अथवा रूढ़ियां शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। लोकाचार का अर्थ और परिभाषा। लोकाचार या रूढ़ियां अंग्रेजी भाषा के शब्द मोर्स का हिंदी अनुवाद है। मोर्स शब्द लैटिन भाषा के शब्द मॉस से बना है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग समूह के अपेक्षित परंपरागत व्यवहारों के लिए किया जाता है। इस शब्द की एक व्याख्या यह भी है कि ये वे व्यवहार हैं जिनमें समूह कल्याण की भावना होती है। बोगार्डस के अनुसार वे जनरीतियां जो एक समूह के सदस्य अपने समूह के सदस्यों के कल्याण के लिए आवश्यक समझते हैं, लोकाचार कहलाते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार जब जनरीतियों के साथ समूह के कल्याण की भावना तथा उचित और अनुचित का विचार जुड़ जाता है, तब ये लोकाचार बन जाती हैं। लोकाचार की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 है स्वतः विकास। लोकाचार की उत्पत्ति और विकास जनरीतियों और प्रथाओं से स्वतः होता है। इनका निर्माण योजनाबद्ध किसी सामाजिक संगठन के द्वारा नहीं होता है। नंबर 2 समूह कल्याण की भावना। लोकाचार ऐसे व्यवहारों के सामाजिक प्रतिमान है जो समूह कल्याण की भावना पर आधारित होते हैं। नंबर 3 है दंड की व्यवस्था। समूह के सदस्य ध्यान रखते हैं कि लोकाचारों का कोई उल्लंघन नहीं करे। अगर कोई उल्लंघन करता है तो समूह उसे दंड देता है। नंबर 4 सकारात्मक, नकारात्मक लोकाचार। सभी समाजों में लोकाचार के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक लोकाचार व्यक्ति को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। सकारात्मक लोकाचार समाज के सदस्यों को उचित व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है, अपेक्षित व्यवहार करने की प्रेरणा देता है, जैसे सच बोलना। नकारात्मक लोकाचार कई व्यवहार ऐसे होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, उन्हें नकारात्मक लोकाचार कहा जाता है। नंबर 5 है सदैव उचित। समाज शास्त्रियों ने अध्ययन के आधार पर बताया कि लोकाचार सदैव उचित होते हैं। इनका पालन करना सभी सदस्यों का कर्तव्य होता है। समाजीकरण द्वारा बचपन से ही व्यक्ति को सिखा दिया जाता है कि लोकाचार उचित है, इसका पालन करना चाहिए। नंबर 6 है अनम्य, रिजिड। लोकाचार कई पीढ़ियों से हस्तांतरित होकर बनते हैं, इसलिए वे धीरे धीरे रूढ़िवादी हो जाते हैं। बाद में इन्हें परिवर्तित करना असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य हो जाता है। जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, वैधव्य आदि लोकाचारों के रिजिड होने के कारण कानून द्वारा बदलने में काफी समय लग रहा है। नंबर 7 है नैतिकता। लोकाचारों में नैतिकता होती है। समाज के सभी सदस्य मानते हैं कि उनका पालन करना नैतिक कर्तव्य है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति को सिखाया जाता है कि लोकाचारों में नैतिकता का आधार होता है। नंबर 8 नियंत्रण के साधन। लोकाचार सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक लेकिन बहुत प्रभावशाली साधन होते हैं। व्यक्ति के कई व्यवहार और क्रियाएं कानून की सीमा के बाहर होते हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था संतुलन के लिए उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। नंबर 9 अनौपचारिक। लोकाचार सामाजिक प्रतिमान का अनौपचारिक प्रकार है, इसलिए समाज में इन्हें लागू करने के लिए कोई औपचारिक संगठन नहीं होता है। नंबर 10 विशिष्टता। विश्व में जहां जहां मानव समाज है वहां वहां अनेक लोकाचार है। लोकाचारों का महत्व। नंबर 1 व्यवहारों को निश्चित करते हैं। लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहारों को निश्चित करते हैं। ये व्यक्ति पर निरंतर दबाव डालते रहते हैं। नंबर 2 एकरूपता की स्थापना। लोकाचार व्यक्ति पर अनेक समूह, समुदाय, सामाजिक वर्ग अथवा लिंग के अनुसार आचरणों की एकरूपता पर दबाव डालते हैं। नंबर 3 संरक्षक। प्रत्येक सामाजिक इकाई के लोकाचार होते हैं। प्रत्येक लिंग, आयु, वर्ग, समूह आदि के लिए लोकाचार होते हैं। लोकाचारों का कार्य समूह की एकता को बनाए रखना है। नंबर 4 है कल्याण का कार्य। मैकाइवर और पेज ने लोकाचार की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि ये समूह के लिए कल्याणकारी होते हैं। नंबर 5 औचित्यपूर्ण जीवन दर्शन। लोकाचार व्यक्ति को जीवन यापन का तरीका प्रदान करते हैं। ये तरीके तर्कपूर्ण व उचित होते हैं। नंबर 6 नियंत्रण का साधन। सभी समाज शास्त्रियों के अध्ययनों से पता चलता है कि लोकाचार सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन है।
नंबर 7, कार्य विधियों का ज्ञान। समाज स्थायी है, परंतु इसके बुजुर्ग सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तथा नए सदस्य इनका स्थान ले लेते हैं। इन नए सदस्यों को या नई पीढ़ी को समाज की कार्यविधियों, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों आदि का ज्ञान लोकाचार करवाते हैं। इस प्रकार समाज में निरंतरता बनाए रखने में लोकाचारों का विशेष महत्व है। परंपरा। नंबर 4, ट्रेडिशन। परंपरा का अर्थ और परिभाषा। परंपरा शब्द संस्कृत के परंपर से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है एक के बाद दूसरा अथवा उत्तरोत्तर। अंग्रेजी के शब्द ट्रेडिशन का शाब्दिक अर्थ ट्रांसमिशन अथवा हैंडिंग डाउन है, जो हस्तांतरण का ही दूसरा नाम है। रॉस के अनुसार परंपरा का अर्थ है चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण। फेयरचाइल्ड के अनुसार परंपरा प्रमुख रूप से विचार करने एवं महसूस करने का तरीका है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। परंपरा की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 है अमूर्तता। अनेक विद्वानों ने कहा है कि परंपराएं विचारों, आदतों, भावनाओं, व्यवहारों इत्यादि में निहित होती हैं, जो अभौतिक होती हैं। नंबर 2 संचरण। गिन्सबर्ग और अन्य विद्वानों ने माना है कि परंपराओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सदियों से संचरण होता रहा है। परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। नंबर 3 है निरंतरता। क्योंकि परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित और हस्तांतरित होती है, इसलिए इनमें निरंतरता का गुण निहित है। परंपराएं मानव समूह और समाज की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती हैं। नंबर 4 ऐतिहासिकता। परंपराओं का इतिहास बहुत पुराना होता है। यह हजारों वर्षों से समाज में चलती तथा बनी रहती है। अनेक समाज शास्त्रियों जैसे योगेंद्र सिंह, डेनियल लर्नर आदि ने परंपरा की आधुनिकता से तुलना करते हुए बताया है कि जो ऐतिहासिक है वह परंपरा है और जो नया है वह आधुनिक है। नंबर 5 सापेक्षता। जो कुछ प्राचीन तथा अमूर्त है वह परंपरा है, जैसा चला आ रहा है वह परंपरा है, लेकिन वर्तमान में नए विचारों की स्वीकृति, नई पद्धति का प्रयोग आदि परंपराएं नहीं हैं। लेकिन भविष्य में कुछ पीढ़ियों में जाकर ये परंपराएं बन जाएगी। इसलिए परंपराएं इस अर्थ में समय सापेक्ष है, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है वह परंपरा है। नंबर 6 संचयी विरासत। परंपराएं संचयी विरासत होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी अपने अपने समय में विचारों को स्वीकृति देती है, नई नई पद्धतियों का प्रयोग करती है, चिंतन करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के नए नए तरीके खोज निकालती हैं। ये सब परंपराओं के साथ मिल जाते हैं। नंबर 7 समूह कल्याण की भावना। परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए चलती रहती हैं कि ये समूह, व्यक्ति और समाज के कल्याण की भावना पर आधारित होती हैं। परंपराएं कानून, प्रथा, कहानी, चिंतन, विश्वास आदि का संग्रह है, जिसे मौखिक रूप से हस्तांतरित इसलिए किया जाता है कि इनमें कल्याण की भावना निहित होती है। नंबर 8 स्वतः एवं अचेतन पालन। मैक्स वेबर के अनुसार लोग परंपराओं का पालन स्वाभाविक एवं अचेतन रूप में करते हैं। परंपरागत क्रियाओं को वेबर ने तर्कहीन माना है। उनका मानना है कि व्यक्ति परंपरागत क्रियाएं इसलिए करता है कि उन्हें पहले से ही लोग करते चले आ रहे हैं। व्यक्ति बिना सोचे समझे तथा बिना तर्कपूर्ण विचार किए परंपराओं का निर्वाह करता है। नंबर 9 संप्रेषण और ग्रहणशीलता। परंपराओं का संप्रेषण नई तथा युवा पीढ़ी की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। जब नई पीढ़ी को पुरानी तथा वृद्ध पीढ़ी द्वारा परंपरा का ज्ञान कराया सिखाया जाता है, उसको सीखने तथा ग्रहण करने पर ही परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संप्रेषण संभव होता है। नंबर 10 स्थिर फिर भी गतिशील। सामान्यतः परंपराएं स्थिर होती है, अर्थात परंपराएं कठोर तथा अपरिवर्तनीय होती है। परंपराएं इसलिए नवीन है कि उनमें परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन इनमें संशोधन अथवा रूपांतरण, शोधन इतना धीरे धीरे होता है कि जन सामान्य को इसका पता भी नहीं चलता है। नंबर 11 अनुभवों का प्रतीक। परंपराएं व्यक्तियों, समूहों तथा समाज के अनुभवों का परिणाम तथा प्रतीक होती है। इन विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति, समूह और समाज निरंतर परीक्षण करते हैं कि किन रीतियों तथा विधियों से आवश्यकताओं की पूर्ति सरल तथा कम समय में हो सकती है। परंपराओं का महत्व। इसका निम्न महत्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति परंपराओं को सीखकर समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता है। समाज के सभी सदस्य परंपराओं को सीखते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, अपने उद्देश्य तय करते हैं। सामाजिक व्यवस्था तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है
उन अनेक साधनों में परंपराएं सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण तथा सशक्त माध्यम है। परंपराएं सामाजिक संगठन के अनेक पक्षों से संबंधित होती हैं। परंपराएं राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। धन्यवाद।